नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हरिद्वार में आज 2 मुख्यमंत्रियों का दौरा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा रहेगा, तो वहीं वात्सल गंगा आश्रम के लोकार्पण में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता भी हरिद्वार पहुंचेंगी। हर की पैड़ी आज सीएम रेखा गुप्ता पहुंचने वाली है, तो एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज हरिद्वार पहुंचने वाली। तो आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हरिद्वार जाएंगी, तो हर की पैड़ी पहुंचेंगे आज सीएम रेखा गुप्ता। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आज हरिद्वार में 2 मुख्यमंत्रियों का दौरा है, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में रहेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि आज वो वात्सल गंगा का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता भी आज हरिद्वार पहुंचेंगी। हर की पैड़ी आज सीएम रेखा गुप्ता का ये दौरा होगा और दोनों मुख्यमंत्री की आज मुलाकात भी होनी है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त भी उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां वात्सल गंगा आश्रम के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं और आज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी हर की पौड़ी में आज पहुंची हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां राज्य सरकार के प्रयासों से 4 धाम यात्रा 2025 सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से जारी है। प्रशासन द्वारा की गई व्यापक व्यवस्थाओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए तैनात सुरक्षा बलों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों के सहयोग से यात्रा मार्गों पर शांति और अनुशासन बना हुआ है। गंगोत्री धाम में रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन समय समय पर मॉनिटरिंग भी लगातार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, रुड़की की रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष परवेज सुल्तान को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और जान से मारने की धमकी दी। परवेज सुल्तान के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। पहले भी 4 बार परवेज सुल्तान पर हमला किया जा चुका है। 2 दिन पहले भी अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाश परवेज सुल्तान के कार्यालय पर पहुंचे थे। आने वाला वक्त है, ये जनता जनार्दन होती है। आने वाला वक्त भी है, जनता एक बार और नकारने का काम करेगी, साबित भी करेगी कि जनता वो नीचे से ऊपर उठाने का काम भी कर सकती है और ऊपर से नीचे गिराने का काम। देखो, प्रशासन पे मुझे भरोसा है। कभी भी मैंने जीवन में कोई भी मेरा काम पड़ा है तो प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा रहता है। प्रशासन निस्वार्थ काम करेगा। देखो, आने वाला वक्त है, ये जनता जनार्दन होती है। आने वाला वक्त भी है, जनता एक बार और नकारने का काम करेगी, साबित भी करेगी कि जनता वो नीचे से ऊपर उठाने का काम भी कर सकती है और ऊपर से नीचे गिराने का काम। देखो, प्रशासन पे मुझे भरोसा है। कभी भी मैंने जीवन में कोई भी मेरा काम पड़ा है तो प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा रहता है। प्रशासन निस्वार्थ काम करेगा। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायत का कार्यभार देख रहे प्रशासकों को कार्यालय समाप्त हो चुका है। प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक कोई भी अध्यादेश जारी नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतें और क्षेत्र पंचायतें प्रशासक विहीन हो गई हैं, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर रही बीजेपी अब पंचायती राज व्यवस्था को बर्बाद करने की गंदी सियासत कर रही है। वक्त भी है, जनता एक बार और नकारने। कांग्रेस बोली, बीजेपी कर रही गंदी सियासत। ग्राम क्षेत्र पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल पूरा। कांग्रेस ने कहा, तार-तार पंचायती राज व्यवस्था। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल पिछले साल नवंबर महीने में समाप्त हो चुका है, लेकिन चुनाव की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है, लेकिन प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक शासन से कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया है, जिससे राज्य की 7,478 ग्राम पंचायतें और 95 क्षेत्र पंचायतें प्रशासक विहीन हो गई हैं। वहीं जिला पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है। इसके बाद जिला पंचायतें भी प्रशासक विहीन हो जाएंगी, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है।
कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार कर रही बीजेपी अब पंचायती व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। सरकार ना तो पंचायतों के चुनाव करा रही है, ना ही प्रशासकों की तैनाती के संबंध में कोई फैसला ले रही है, जिससे पंचायतों में विकास के काम ठप हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पंचायतों के संबंध में सरकार जल्दी ही फैसला लेगी और जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, इसका फैसला निर्वाचन आयोग को लेना है। प्रदेश के अंदर जो संविधान में व्यवस्था है वो 5 वर्ष का कार्यकाल पंचायतों का होता है और 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत चुनाव कराना ये संवैधानिक बाध्यता सरकार के लिए होती है। और सरकार लगातार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना चाहती है। इस समय तो प्रशासकों का कार्यकाल भी नहीं है, अभी तक अध्यादेश भी संबंध में नहीं आया। पिछला अध्यादेश निश्चित रूप से था, उसके समय सीमा जो है समाप्त हो गई। और यदि सरकार पंचायतों के प्रति इस तरह बेरुखी का रवैया है तो निश्चित रूप से ये जानिए कि प्रथम इकाई और लोकतंत्र के प्रति भाजपा का जो रवैया है वो विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, पंचायत विरोधी है। पंचायत चुनाव कराने के प्रति सरकार कटिबद्ध है और बहुत ही गंभीर है। इस दिशा में कार्रवाई भी चल रही है। ठीक है, पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसमें करेगी। और सरकार ने कहा है कि हम जल्दी ही चुनाव कराएंगे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों को हर हमेशा मजबूती प्रदान करने का काम किया। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर जोरों से चर्चा हो रही है। बीजेपी देश के साथ ही उत्तराखंड में भी एक साथ चुनाव कराने पर मंथन कर लोगों को इसकी महत्ता समझा रही है। दूसरी ओर उत्तराखंड में तय समय पर पंचायतों के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ पीडब्ल्यूडी के सम्मेलन में वर्चुअली जुड़े। सम्मेलन में प्रदेश के कोने कोने से आए डिप्लोमा इंजीनियर्स पहुंचे। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य डिप्लोमा इंजीनियर्स अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता के साथ हर बाधा को पार कर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें उचित सम्मान, सुविधा और संसाधन मिलने चाहिए ताकि विकास के कार्यों की बात गुणवत्ता और गति दोनों बनी रहे। हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स विषम भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के कोने कोने में कार्यरत रहकर सड़कों, फूलों, जलापूर्ति, सिंचाई, भवन निर्माण एवं अन्य कई विकास कार्यों के नींव के पत्थर की तरह काम करते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां भौगोलिक चुनौतियां अधिक हैं, वहां हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स अपनी दक्षता, परिश्रम, प्रतिबद्धता के साथ हर बाधा को पार कर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। चारधाम जैसी महत्वपूर्ण परियोजना पर आपने काम किया है, जिससे चारधाम की सड़कें सुगम और सुरक्षित बनी हुई हैं। मेरा मानना है कि हमारे इंजीनियर्स वर्ग को उचित सम्मान, सुविधा और संसाधन मिलने चाहिए। देहरादून नगर निगम शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन कूड़ा वाहन चालकों की लापरवाही का खामियाजा लोगों और नगर निगम को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि पहले नगर निगम की कूड़ा उड़ान की गाड़ियां 44% अपना क्षेत्र कवर कर रही थी, लेकिन आज जीपीएस सिस्टम के माध्यम से मॉनिटरिंग कर 80% गाड़ियां कूड़ा उठान काम कर रही हैं। मेयर ने कहा कि जो 20% की कमी है उसके लिए हम बहुत जल्द ही ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट लोगों को मिलेगा। देखिए, जब अभी लगभग 3 महीने पहले हमारा 44% जो है वो इस पर जो गाड़ियां थी वो अपना क्षेत्र कवर कर रही थी। आज वही जीपीएस सिस्टम के माध्यम से हमने जो उस समय हमारे सामने डाटा था, आज 80% हमने उन गाड़ियों का जो कवरेज है वो बढ़ा दी है। 80% आज हमारी गाड़ियां क्षेत्र कवर कर रही हैं। फिर भी 20% कहीं ना कहीं रहता है और जल्दी, बहुत जल्दी, और हम उसमें कुछ ऐसी रणनीतियाँ हम उसमें बना रहे हैं, कुछ नीतियाँ ऐसी बना रहे हैं, कुछ उसमें वाहन बढ़ा रहे हैं, कुछ हम अपने जो है उसमें कार्य का विस्तार इस प्रकार से कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसको और अच्छे रिजल्ट इसमें दे सकें।
खबर उधम सिंह नगर से है, जहां राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में काफी संख्या में पसमानदा समाज के लोग भी मौजूद रहे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक कदम है। आज़ादी के बाद जितने अटैक हुए हैं भारत के अंदर, जो वो 26/11 का हमला हो, अनगिनत भारत देश के अंदर हमले हुए हैं, मगर अन्य पार्टियों ने कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की, सरकारों के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया है। पहलगांव की जो घटना हुई वो बहुत ही दरिंदगी की तरह एक घटना की गई। कुछ लोग आए, उन्होंने हमारे भाइयों को धर्म के नाम पर निशानी पूछकर, कलमा पढ़वाकर जो मारा गया, वो हमारे देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को तोड़ने का काम किया है। हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान व हिंदुस्तान का मुसलमान भारत देश के साथ है, साथ था, साथ है। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार था, वफादार है, वफादार रहेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादियों से नफरत करता था, नफरत करता है, नफरत करता रहेगा। देहरादून स्थित सेवा योजन के क्षेत्रीय कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। रोजगार मेले में 6 अलग अलग सेक्टर की 25 कंपनियों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी और विभागीय निदेशक के निर्देशों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेले में IIT के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगामी जुलाई महीने में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है, तो जिसमें युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बताना चाहूँगा कि हमारे उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और निदेशक महोदय के निर्देशों के क्रम में आज एक क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय देहरादून में एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने लगभग 25 से 30 कंपनियों को अप्रोच किया। अलग अलग सेक्टर्स की, लगभग 6 से 7 सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियों को अप्रोच किया, जिसमें से काफ़ी अच्छी संख्या में कंपनी आज यहाँ पे आई हुई हैं। लगभग 20 से 25 कंपनी का हमारे पास में कंफर्मेशन आ चुका है, और जो कि वर्तमान में भी इंटरव्यू भी ले रही हैं। और काफ़ी अच्छी संख्या में जो हमारे बेरोजगार युवक और युवतियाँ वो भी आए हैं, उनके द्वारा भी इंटरेस्ट दिखाया गया है। इवन ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चे भी प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमने काफ़ी अखबार के माध्यम से, आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार काफ़ी किया था, पर थोड़े से हमें उम्मीद थी कि इससे और ज़्यादा बच्चे आने चाहिए। कोशिश ये होगी अगली बार इससे और डबल बच्चे आएँ, ताकि उन बच्चों को ज़्यादा मौका मिल सके। खबर डोईवाला से है, जहां भोगपुर को जिलाधिकारी सविन बंसल ने आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बस भेंट की, जिसमें बच्चों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। इस दौरान बच्चों को पहनने के लिए जूते भी दिए गए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, और जो भी सुख सुविधा, पानी, बस जैसी आवश्यक चीजें बच्चों को स्कूलों में मिलनी चाहिए, वो दी जाएंगी। संस्थाएं हमारे बच्चों को एक उचित आकार प्रदान कर रही हैं, और जो नेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर हमारे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। तो ऐसी संस्थाओं से जब कोई डिमांड्स आती हैं, और जेन्युइन डिमांड्स आती हैं, जैसे आज इसी स्कूल की थी कि बहुत सारे बच्चे दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और उनको एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कमी महसूस हो रही थी, और यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारीगण, क्षेत्रीय हमारे कार्यकर्ता और अभिभावकगणों की तरफ से निरंतर ये प्रॉब्लम रेज कर रहे थे। तो CSR फंडिंग करवाते हुए यहाँ पर आज अवेलेबल करवाई गई है बस। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सरस्वती शिशु मंदिर है, यहाँ पर बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाती है। हमारे मध्यम परिवार से लेकर सभी श्रेणी के बच्चे यहाँ पर आते हैं, और बिल्कुल नॉमिनल फीस में इनको पढ़ाया जाता है। अपने भारतीय संस्कृति के जो संस्कार हैं वो सारे इनको दिए जाते हैं। इनको बड़ी दूर दूर से बच्चों को यहाँ पर आना पड़ता था। यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ जो बच्चों की थी वो 95 के करीब थी, 94। जब ये विद्यालय चालू हुआ था तो 2 से 3 बच्चों से इन लोगों ने इस विद्यालय की शुरुआत करी थी। अब आगे विद्यालय बढ़ता जा रहा है, नए नए साधन, हम लोग जितना सहयोग कर सकते हैं इसमें वो हम भले अपने
संबंधों के माध्यम से, हमारे सरकार के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से यहाँ पर जो सहयोग हो सकता है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2025 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की। वहीं गढ़वाल राइफल्स के बैंड की शानदार प्रस्तुति ने समारोह का चांद लगा दिए। महोत्सव का आयोजन 31 मई से 8 जून 2025 तक किया जा रहा है। इस अवधि में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आपके बीच आज 31 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक कंडोलिया महोत्सव है, जिसमें 6, 7, 8 भंडारा रहेगा, लेकिन 31 से 6 तक सांस्कृतिक और खेल गतिविधियाँ रहेंगी, जैसे कि सांस्कृतिक संध्याएँ होंगी स्कूली संस्थाओं के साथ, ग्रुप्स हैं, बाहर से भी पार्टीज आ रही, हिंदी नाइट है, गढ़वाली नाइट्स हैं, पांडवाज आ रहे हैं, तो उनकी भी प्रस्तुति होगी और फुटबॉल भी साथ साथ चलता रहेगा। इसके साथ ही बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है, फुटबॉल तो मैंने बता ही दिया आपको, स्नूकर है, तो ऐसे और भी खेल भी है जो कि 31 से 6 तक चलते रहेंगे। और जो फाइनल होगा फुटबॉल का वो 8 तारीख को भंडारे के साथ फुटबॉल का मैच का आनंद लोग उठाएंगे और उसी के साथ इस महोत्सव की जो है वो समाप्त। पौड़ी के लिए वास्तव में ये जो कार्यक्रम आज शुरुआत हुआ है, जय कंडोलिया ठाकुर से इस कार्यक्रम जोड़ा गया है। निश्चित रूप से ये पौड़ी के लिए एक आवश्यक कार्यक्रम है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम बनने वाला है, क्योंकि ये पौड़ी की जो धार्मिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की ऐतिहासिक विरासत है और यहाँ का जो कल्चर है उसको संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। और उसको कैसे हम अपनी जो पुरानी धरोहर है उसको कैसे लौटाएं, उसके लिए बहुत आवश्यक कार्यक्रम है। निश्चित रूप से इसको भगवान कंडोले से जोड़ा गया है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये बड़ा एक मेले के स्वरूप लेकर उभरेगा और निश्चित रूप से इसमें सभी पौड़ी वासियों का सहयोग चाहिए। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान में बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने हनुमान चौक से लेकर बौराड़ी तक रैली निकालकर तंबाकू के सेवन करने से हो रहे नुकसान के बारे में बताया। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि छात्र छात्राओं ने तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया। कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग टीवी के द्वारा एक बृहद रैली का आयोजन किया है। ITI न्यू टिहरी के बच्चों से भी रैली निकलवाई गई है एवं नर्सिंग कॉलेज टिहरी के बच्चों ने भी इसमें प्रतिभाग किया है और सभी को जनपदवासी पूरे संपूर्ण देशवासियों को यही हमने सूचना जन जागरूकता फैलानी है, सूचनाओं के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, कि तंबाकू एवं जो अन्य तंबाकू उत्पाद जो भी सामग्री है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसका सभी लोग निषेध करें, प्रण लें तथा विभाग समय समय पर पुलिस के साथ कोटपा एक्ट के तहत चालान भी काट रही है और विगत वर्ष भी हमने कई लाखों में इसमें राजस्व वसूली करी है सरकार के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले को हल्द्वानी में भी आम नागरिकों से लेकर जनप्रतिनिधियों ने न्याय की जीत बताया। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि अंकिता को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस फैसले से उन तमाम बेटियों को एक भरोसा जरूर मिलेगा कि इंसाफ अब भी जिंदा है। हल्द्वानी के सामाजिक संगठनों ने कोर्ट के फैसले को एक सकारात्मक कदम बताया, लेकिन ये भी कहा कि असली संतोष तभी मिलेगा जब इनमें से CBI जांच होगी और VIP का नाम सामने आएगा। तो अंकिता हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला 3 साल बाद आया तो तीनों दोषियों को फिलहाल उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनवा दी है। इसके बाद लोग एक अच्छी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक VIP का नाम शामिल है, उस पर भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, बात विकासनगर की करेंगे, जहां विकासनगर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्य अतिथि के रूप में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शिरकत की। रैली का उद्देश्य तंबाकू और अन्य नशे के दुष्प्रभाव के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। रैली गुरुद्वारा सिंह सभा
विकास नगर से शुरू होकर तहसील चौक मुख्य बाजार से होती हुई प्रेम प्लाजा पहुंचकर संपन्न हुई। खबर हल्द्वानी के भनभूलपुरा से है, जहां राशन कार्ड कैंसिल होने से हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल भनभूलपुरा क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंद लोगों के राशन कार्ड बिना किसी पूर्व सूचना के कैंसिल किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन नहीं मिल पा रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर भनभूलपुरा संघर्ष समिति के संस्थापक खाद्य पूर्ति विभाग पहुंचे। संघर्ष समिति के संस्थापक ने बताया कि उन्हें लगातार राशन कार्ड कैंसिल होने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे उन्हें मई महीने से राशन नहीं मिल रहा है। संघर्ष समिति ने विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में तत्काल जांच कर नाम बहाल करने की मांग की। संस्थापक ने कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो समिति आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के हक पर सीधा हमला है। कोविड के मामले एक बार फिर से पैर पसारने लगे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डीजी हेल्थ कार्यवाहक सुनीता टमटा ने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव द्वारा दिए निर्देशों पर काम किया जा रहा है। कोविड को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। राज्य की स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। देखिए, कोविड जैसे कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में हमारा आए हैं केसेस, और हमारे उत्तराखंड में भी केसेस आए हैं। और क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है हमारी, और इसमें भी हम लोग देखिए अभी हमारी पूरी तैयारी, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग को जो निर्देश दिए हैं हमारे सचिव सर ने और माननीय कल मंत्री जी ने भी हमारी बैठक ली है, और मेरे द्वारा भी जिलों में सभी सीएमओस को जो है अपनी पूरी तैयारी किस तरह से हमने, जैसे कोविड में हमने तैयारी करी रखी थी। सारे कोविड जो बेड है हमारे, आइसोलेशन वार्ड है, ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ये सब पूरे हमने तैयारी करने के लिए निर्देश दे दिए हैं, और उनके द्वारा तैयारी भी हो रही है। और आज हमारी मॉक ड्रिल भी हो रही है इसमें, तो बीच में एक दो बार और भी हुई थी। आज हम लोगों ने फिर मॉक ड्रिल रखी है पूरे राज्य में हमारे, कि हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो सब कार्यशील हैं कि नहीं है। नैनीताल के रामनगर में बुजुर्ग महिला ने कोसी बैराज में संदिग्ध परिस्थितियों में छलांग लगा दी। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की सतर्कता और तत्परता से समय रहते महिला को बचा लिया गया। महिला को रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की मानसिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। फिलहाल महिला डॉक्टरों की निगरानी में है। देखिए, आज दोपहर में एक बुजुर्ग महिला का कोसी बैराज के पास पैर फिसल गया था, जिस कारण वो नदी में चली गई थी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल दिया था और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक महिला की जान बची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उस महिला की जान बचाई। पैर फिसलने से फिलहाल वो नदी में गिर गई थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि आज हरिद्वार में सीएम रेखा गुप्ता पहुंची है। सीएम रेखा ने हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना की। तो बड़ी अपडेट हरिद्वार से सामने आ रही। मां गंगा का आशीर्वाद भी लेकर विशेष पूजा अर्चना की। सीएम रेखा ने हर की पौड़ी पर डुबकी भी लगाई। इसके अलावा आपको बता दें कि पति मनीष गुप्ता, बेटी निकुंज भी उनके साथ उस दौरान मौजूद थे। तस्वीरों में जब उन्होंने नदी में डुबकी लगाई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें सीएम रेखा गुप्ता ने हर की पौड़ी में आज डुबकी लगाई और उनका परिवार भी उस दौरान उनके साथ था। उनके पति और उनका बेटा भी उनके साथ था, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार दौरे पर हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास।
9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ऊर्जा के क्षेत्र में पंजाब सरकार जहां निजी पावर प्लांट खरीदकर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को धीरे